हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सपीरियंस एकेडमी में। और आज हम लोग जानेंगे कि लास्ट मिनट साइंस की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है और किस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में, अगर आप टेंशन हो आपको कि कैसे पास करना है आपको, तो मैं आपको वो कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप पढ़ के बोर्ड एग्जाम इजीली पास कर सकते हो, वो भी बिना टेंशन की। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना और आपका जो टेंशन है ना कि एग्जाम में शायद मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो सिचुएशन से आप बच के निकल जाओगे और जो 30-35 मार्क्स है वो आसानी से बहुत इजीली आप स्कोर कर पाओगे। तो बस ये कुछ चीज जो है वो आपको ठीक से समझ लेनी है और पढ़ लेनी है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन में आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो है आपका बैलेंसिंग में, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो बैलेंसिंग से ही आते हैं। और उसके बाद जो आते हैं रैंसिडिटी एंड कोरोसन से। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको समझ लेने हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको समझ लेने हैं कि कौन कौन से टाइप के आपके यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन आपको समझ लेना है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है पहला चैप्टर में, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो 1 से 2 मार्क्स तक का आपका आ सकता है। 2 मार्क्स लगभग इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं एसिड बेसिस सॉल्ट की। तो इससे आपको कम से कम आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादातर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ से ला सकते हो। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि आपको इंडिकेटर समझने हैं। इंडिकेटर से क्वेश्चंस आते हैं, पीएच स्केल से क्वेश्चन आता है, और उसके बाद जो है हमारा कि हमारा जो बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ये सब जो टॉपिक्स है हमारा, इन सब से क्वेश्चंस ज़्यादातर आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन आता है। तो इन सब को आप अगर ठीक से आप समझ लेते हो तो आप इजीली यहाँ से 2 से 3 मार्क्स इजीली उठा सकते हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एसिड के ऊपर मतलब किसका क्या है, जैसे मान लो कि अगर मिल्क है तो मिल्क का एसिड सोर्स क्या है, ये क्या देता है, ये इसमें लैक्टिक एसिड है। तो इस तरीके के जो शॉर्ट क्वेश्चन है आ सकते हैं आपका एग्जाम में, तो ये सब याद रखना है। ऐसे अलग अलग एसिड का नेम जो आपको याद कर लेना है, तो आप इजीली यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स आसानी से स्कोर कर लोगे। और अब आते हैं मेटल एंड नॉन मेटल में। तो इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाएंगी। मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपकी प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी आपसे कि मेटल की प्रॉपर्टी बताओ, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बताओ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो आएगा वो आएगा। और एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर से क्वेश्चन आएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि एल्यूमिनियम की कहाँ किस ओर से एक्सट्रैक्टेड है, बॉक्साइट से एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है। और उसके बाद हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, कार्बन में हमें समझ लेना है कि कौन कौन से, पहला कार्बन का ये बॉन्डिंग समझ लेना है, ठीक है। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ लेना है कि इसका बॉन्डिंग कैसे होता है। अब मान लीजिए कि अगर CH4 है तो ये कैसे हो रहा है, कुछ इस तरीके से हो रहा है। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आपको समझ लेना है। और उसके बाद आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम भी याद रखने हैं। मेटल एंड नॉन मेटल में भी वही है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज बेटा पूरा याद कर लो, अच्छे से आराम से निकाल लोगे। कार्बोनेट्स कंपाउंड में भी ऐसे ही है कि आपको फंक्शनल ग्रुप जानने हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है उसको आपको जानना पड़ेगा, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। और कार्बन का जो किस तरह से हम नेमिंग देते हैं, नेमिंग आपको जानना पड़ेगा। नेमिंग जानना पड़ेगा, जैसे किसे मीथेन कहते हैं, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, ये चीज़ जो है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और जो क्वेश्चन रहेगा इसी से रहेगा।
चेन किस तरह से फॉर्मेशन होती है, कार्बन चेन कैसे बनाना है, नेमिंग किस तरफ से करनी है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप इसको एक मतलब आपके पास अभी भी 2 दिन बचे हैं आराम से, तो 2 दिन में इसे आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। मेरे को तो लगता है इसको आपको कंप्लीट करने में मैक्सिमम आपको 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे में आप इसे पूरा कंप्लीट कर जाओगे और बाकी टाइम आप पूरा आराम करोगे। आराम नहीं करना है, हमें रिवीजन करना है, ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन चल रही है। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो आपको ह्यूमन आई समझने के लिए सबसे पहले ह्यूमन आई जो है वो आपको समझना है, डायग्राम, उसका डायग्राम और उसकी लेबलिंग समझनी है। आपको लेबल करना है, ये चीज़ समझना है। उसमें जो जो पार्ट्स के बारे में बताया, क्या आइरिस क्या है, कॉर्निया क्या है, प्यूपिल क्या है, ये चीज़ आपको अच्छे से जानना है। उसके बाद आपको थोड़ा टिंडल इफेक्ट समझना है, टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझनी है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझनी है आपको। ये चीज़ आप अगर कर लोगे तो इजीली आप कर पाओगे। उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कैसे मतलब कैसे जो सूरज का जो ये रेस पड़ता है डायरेक्टली कैसे पड़ता है अर्थ पे, जबकि वो डायरेक्टली नहीं पड़ता है। तो ये सब जो है क्वेश्चंस, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, ये सब कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको जो बेसिक क्वेश्चंस है, जैसे बस जो है वो येलो कलर की क्यों होती है और रेड कलर से हमेशा डेंजर साइन क्यों लिखा जाता है, ये सब बेसिक है। तो उसके बाद हमें देखना है कि लाइट चैप्टर में हमें समझना है कनकेव, उसके प्रॉपर्टीज समझने हैं और कन्वेक्स समझना है। ये आपको बढ़िया तरीके से समझना है और इसके जो है न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, 2-4 करेंगे, ज़्यादा नहीं, आराम से आप निकाल लोगे। क्योंकि इसकी भी जो स्ट्रेंथ होगी, बाई चांस अगर आपको यहाँ से अगर 3 मार्क्स का प्रश्न आ गया, लाइट चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो जो हमारा जो फिजिक्स पोर्शन का ये 2 चैप्टर है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है। इलेक्ट्रिक करंट 2 मार्क्स कंटेन करता है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें भी आपको पढ़ना है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर जो है हमारा ओम्स लॉ, ये हमें पूरे बढ़िया तरीके से जानना चाहिए। और आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है, और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ सर्किट ये सब आपको पूरे बढ़िया तरीके से समझना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप क्या समझेंगे, मैग्नेटिज्म आपको समझना है। मैग्नेटिज्म में क्या आपको कॉम्पस नीडल समझना है। मैग्नेटिज्म में आपको कॉम्पस नीडल के ऊपर समझना है। आपको उसकी डायरेक्शन समझनी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो डायरेक्शन होता है वो समझना है, ठीक है। ये हमें आपको डायरेक्शन समझ लेनी है क्या, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जिसे कहते हैं, और क्यों दोनों, अगर ये दोनों मतलब क्या होगी, अगर एक फील्ड लाइन दूसरे फील्ड लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये आपको थोड़ा पढ़ लेना है। और कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें से कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट से। तो आपको मैक्सवेल का जो राइट थंब रूल है वो समझना है, जो थंब रूल था, थंब रूल। और उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये आपको ठीक से समझ लेना है। इससे ज़्यादा आपको इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें से भी जो इलेक्ट्रिक पार्ट है वो आपसे पूछा जाएगा। एसी जनरेटर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, चिंता मत करो। तो बस इतने को अच्छे तरीके से कर लो, आप प्रिपेयर हो जाओगे हमारा फिजिक्स के लिए भी। तो आपको इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें से जो आपका रिसेप्टर्स है वो सारे आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। उसके बाद न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो बना लेना है अच्छे से, जो न्यूरॉन का डायग्राम है उसे प्रैक्टिस कर लेना है। और उसके बाद जो आपका साइनेप्सिस है, इसका क्या काम है वो समझ लेना है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, CNS आपको पढ़ लेना है। और जो ब्रेन है, ब्रेन के बारे में आपको यहाँ पढ़ लेना है कि, और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लेना है बस। और इससे ज़्यादा यहाँ पे
कुछ भी नहीं आने वाला है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कुछ आ सकता है, अगर स्पाइनल कॉर्ड से आया तो आप इसे आसानी से लिख लोगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है हमारा लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेसेस में आपको न्यूट्रिशन का जो ऑटोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ लेना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ लेना है, और उसके बाद हमें रेस्पिरेशन पढ़ लेना है, किस तरह से रेस्पिरेशन होता है ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। ट्रांसपोर्टेशन की फूड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम के बारे में पढ़ना है, फ्लोएम के बारे में पढ़ना है, ये चीज़ समझ लेना है। और हमें जो हमारा जो हार्ट है वो हार्ट किस तरह से काम करता है, डबल सर्कुलेशन, वेन्स, आर्टरीज, ये समझ लेनी है। एक्सक्रीशन में जो एक्सक्रीशन प्रोसेस किस तरह से हमारा यूरिनेटरी सिस्टम काम करता है ये पढ़ लेना है। और आवर इन्वायरमेंट में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो बेसिक्स आप उसका, अगर आपके पास कोई माइंड मैप अगर होगा तो वो आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हो। और इसके जो छोटे छोटे जो जैसे कि फूड चेन, फूड वेब, ये सब चीज़ें आप इजीली उसमें से पढ़ सकते हो। 10% लॉ भी आ सकता है आवर इन्वायरमेंट से, वो पढ़ सकते हो। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से ज़्यादातर जीन रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो वो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। मेंडल एक्सपेरिमेंट जब पढ़ लोगे, वो भी पढ़ के चल जाओगे मेंडल एक्सपेरिमेंट, तो भी पास हो जाओगे। और रिप्रोडक्शन तो भाई आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। ये एक चैप्टर है जिसको आपको फोकस करना है। इसमें मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं सजेस्ट करूँगा जो आप ना पढ़ो तो चल जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे आपको पूरा पढ़ना है। तो इस चैप्टर को कम से कम आपको जो टाइम देना है, इसको अलग से टाइम देना है, 2 घंटे का टाइम देना है इस चैप्टर को। 2 आवर्स का टाइम दे दो इस चैप्टर को। इस चैप्टर को आप 15 मिनट में निकाल लोगे, इसे भी 15 मिनट में निकाल लोगे। इसे 1 घंटे का टाइम दे दो इस चैप्टर को। और इस चैप्टर को आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आप कम से कम 30 मिनट्स का टाइम दे दो, तो आप इजीली आप यहाँ पे इसे, मतलब एक आपके पास अभी जितना समय है इजीली आप इसे कर पाओगे, सारे खत्म कर पाओगे आराम से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज। और इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि सप्लीमेंट्री एग्जाम अगर आपकी आती है तो किस तरह से आप उसे क्लियर कर सकते हो, किस तरह से रीटेस्ट होता है, किस तरह से जो बोर्ड का एग्जाम का जो पेपर पैटर्न आएगा सप्लीमेंट्री एग्जाम में, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर कोई साइंस में, माने भगवान ना करे कोई अगर फेल हो जाए तो फिर भी ऐसा होता है हर साल, कुछ ना कोई बच्चा फेल कर ही जाता है। तो चांसेस कम होते हैं, आप में से बहुत कम ही लोग ऐसा होगा जो फेल कर सकते हैं। तो अगर फेल करते हो तो क्या उसका मतलब प्रोसीजर है, क्या आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।